समुद्र के बीचों बीच एक विशाल सफेद व्हेल को जहाज के किनारे लटका दिया गया था। नाविक उसके शरीर की मोटी चर्बी को काट काट कर बड़े लोहे के कड़ाहों में उबाल रहे थे ताकि उससे व्हेल का तेल निकाला जा सके। लेकिन असली कीमती चीज अभी भी उसके शरीर के अंदर थी, बहुत महंगा सुगंधित तेल जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा मानी जाती थी। नाविकों ने व्हेल के सिर में एक बड़ा छेद किया, फिर एक दुबला पतला नाविक उस छेद के अंदर घुस गया। अंदर सड़ी हुई मांस की बदबू इतनी भयानक थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसका गला सूख रहा था, उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह अंदर से सावधानी से उस कीमती तेल को भर भर कर बाहर भेजता रहा। आखिरकार उस एक व्हेल से 47 बैरल कीमती तेल निकाला गया। इसकी कीमत भले ही बहुत ज्यादा थी, लेकिन ओवेन का लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। उसे इस यात्रा में 2000 बैरल तेल इकट्ठा करना था और अभी वह उस लक्ष्य से बहुत दूर था। 12 अगस्त 1819 को उनका व्हेल शिकार करने वाला जहाज नानटकेट द्वीप से समुद्र की ओर रवाना हुआ था। उस समय दुनिया में पेट्रोलियम का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था, इसलिए व्हेल का तेल ही सबसे अहम ईंधन माना जाता था। कारखानों की मशीनें चलाने से लेकर रात में शहरों की रोशनी तक हर जगह इसी तेल का इस्तेमाल होता था। इसी वजह से एक छोटी सी बोतल व्हेल का तेल भी बाजार में सोने से ज्यादा महंगी बिकती थी और इसी लालच ने एक खतरनाक पेशे को जन्म दिया, व्हेल शिकारी। इस जहाज पर ऐसे ही 20 अनुभवी व्हेल शिकारी मौजूद थे, लेकिन उनमें एक लड़का सबसे अलग था, निक। उसकी उम्र केवल 14 साल थी और यह उसकी जिंदगी की पहली समुद्री यात्रा थी। निक ने देखा कि जहाज के लगभग हर नाविक की गर्दन में एक खास सा लॉकेट लटका हुआ है। जिज्ञासा से उसने अपने साथी से पूछा तो उसने बताया, यह व्हेल बैज है। इसे वही नाविक पहन सकता है जिसने अपने हाथों से एक व्हेल का शिकार किया हो। यह सुनकर निक की नजर अचानक जहाज के पहले अधिकारी ओवेन पर गई। उसकी गर्दन में ऐसे 3 बैज लटक रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि जहाज के असली कप्तान जॉर्ज के पास एक भी बैज नहीं था। निक अभी इस बात के बारे में सोच ही रहा था कि तभी ओवेन ने जोर से आदेश दिया, लंगर उठाओ, जहाज रवाना करो। आदेश मिलते ही सभी नाविक तेजी से अपने अपने काम में लग गए, लेकिन अचानक एक नाविक से गलती हो गई और रस्सियां आपस में उलझकर जहाज के मस्तूल में फंस गईं। ऐसी स्थिति में जहाज कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता था। नए और अनुभवहीन कप्तान जॉर्ज इस अचानक आई समस्या को देखकर घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी ओवेन बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ा। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और बिजली की तेजी से रस्सियों वाली सीढ़ी पर चढ़कर जहाज के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया। फिर उसने एक तेज वार में उलझी हुई रस्सी को काट दिया। खतरा तुरंत टल गया। नाविकों ने राहत की सांस ली और ओवेन की बहादुरी देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। लेकिन यह नजारा देखकर कप्तान जॉर्ज के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। आखिर इस जहाज का कप्तान वह खुद था, फिर भी असली सम्मान किसी और को मिल रहा था। उस रात जब सब लोग खाना खा रहे थे, जॉर्ज ने मौका देखकर ओवेन का अपमान करना शुरू कर दिया। वह बोला, तुम्हारी नसों में तो किसानों का खून बहता है और ऐसे लोग हमेशा हम जैसे अमीरों के नीचे ही रहते हैं। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, इस यात्रा में कप्तान बनने का हक तुम्हारा था, लेकिन मैंने सिर्फ एक शब्द कहा और यह पद मुझसे आकर मिल गया। ओवेन यह सब सुनकर गुस्से से भर उठा, लेकिन कप्तान उसका वरिष्ठ अधिकारी था, इसलिए वह कुछ भी कह नहीं सका और चुपचाप वहां से उठकर चला गया। अगली सुबह जॉर्ज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक लापरवाह फैसला ले लिया। उसने आदेश दिया, सभी पाल खोल दो और जहाज को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाओ। अनुभवी नाविक ओवेन और शेल्बी ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि ऐसा करना खतरनाक है, लेकिन जॉर्ज उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तेज रफ्तार से समुद्र को चीरते हुए जहाज आगे बढ़ने लगा। हवा की ताकत और गति से नाविक रोमांचित होकर खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अचानक सामने समुद्र के ऊपर भयानक तूफान का एक विशाल बादल दिखाई दिया। ओवेन और शेल्बी ने तुरंत कहा, पाल कम कर दो, धीरे चलो, लेकिन जॉर्ज ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। वह जिद में आकर बोला, हम तूफान को चीरते हुए निकलेंगे। जैसे ही जहाज तूफान के अंदर पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट के भीतर जॉर्ज को अपनी गलती का एहसास हो गया। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें जहाज पर टूटकर गिरने लगीं। पानी की ताकत से कई नाविक डेक पर गिर पड़े और तभी उनके सामने 100 मीटर ऊंची एक भयानक लहर उठ खड़ी हुई। पूरा जहाज जोर से झटका खाकर लगभग 45 डिग्री तक एक तरफ झुक गया। ऐसा लग रहा था कि अब सबकी मौत तय है, लेकिन उसी समय ओवेन और शेल्बी ने तुरंत फैसला लिया। उन्होंने मुख्य पाल की रस्सियां काट दी और इसी साहसिक कदम की वजह से
जहाज फिर से संतुलन में आ गया। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार जहाज उस खतरनाक तूफान से बाहर निकल आया। सभी नाविकों ने राहत की सांस ली, लेकिन कप्तान जॉर्ज के मन में अब डर बैठ चुका था। उसने इस नुकसान का दोष ओवेन पर डाल दिया और गुस्से में आदेश दिया, कल सुबह हम वापस बंदरगाह लौटेंगे। ये सुनकर ओवेन का गुस्सा फूट पड़ा। वह चिल्लाया, अगर हम खाली हाथ लौट गए तो ये हमारी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक बन जाएगा। जॉर्ज भी ओवेन की बात समझ गया। उसने थोड़ी देर सोचकर फायदे और नुकसान का हिसाब लगाया और आखिर फैसला किया कि जहाज वापस नहीं जाएगा। वह अपने नाविकों के साथ समुद्र की ओर आगे बढ़ता रहेगा। करीब 3 महीने बाद जब उनका जहाज दक्षिण अटलांटिक महासागर में पहुंचा, तब उन्हें आखिरकार व्हेलों का पहला झुंड दिखाई दिया। यह देखकर पूरे जहाज में खुशी की लहर दौड़ गई। नाविकों ने तुरंत छोटी छोटी नावें पानी में उतारी और 3 टीमों में बंटकर उस झुंड की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जब वे करीब पहुंचे तो पता चला कि उस झुंड में ज्यादातर कम उम्र की व्हेलें थीं। उनमें से केवल एक बड़ी और पूरी तरह विकसित व्हेल थी जिसका शिकार किया जा सकता था। ओवेन ने अपना भाला उठाया और पूरी ताकत से उसे उस सफेद व्हेल के शरीर में घोंप दिया। तेज दर्द से तड़पकर व्हेल समुद्र की सतह पर जोर जोर से छटपटाने लगी। नाविकों को बस इतना करना था कि वे इंतजार करें जब तक व्हेल थककर कमजोर न पड़ जाए। उसके बाद उसे पकड़ना आसान हो जाता। लेकिन व्हेल को जल्दी ही समझ आ गया कि वह खतरे में है। वह अचानक गहरे समुद्र में गोता लगाकर नीचे की ओर भागने लगी। भाले से बंधी रस्सी तेजी से खींचने लगी और छोटी नाव को भी अपने साथ खींचने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहता तो पूरी नाव समुद्र के अंदर खिंच जाती। यह देखकर शेल्बी तुरंत रस्सी काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ओवेन ने उसे रोक दिया। ओवेन को पूरा भरोसा था कि व्हेल बस आखिरी कोशिश कर रही है और थोड़ी देर में थक कर ऊपर आ जाएगी। और सच में ऐसा ही हुआ। जब रस्सी लगभग खत्म होने ही वाली थी, तब थकी हुई व्हेल आखिरकार फिर से समुद्र की सतह पर आ गई। मौका देखते ही ओवेन ने लगातार कई बार भाले से वार किया। आखिरकार व्हेल ने जोर से पानी और खून का फव्वारा छोड़ा और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। इसका मतलब था कि व्हेल मर चुकी है। अब नाविकों ने अपने हाथ रोक दिए। लेकिन इसके बाद की यात्रा इतनी आसान नहीं थी। अगले 1 साल तक उनका जहाज दक्षिण अटलांटिक से होता हुआ प्रशांत महासागर तक पहुंच गया। लेकिन इस पूरे समय में उन्हें एक भी व्हेल नहीं मिली। जहाज पर रखा खाना भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। मजबूर होकर उन्हें इक्वाडोर के एक छोटे से बंदरगाह पर रुकना पड़ा। वहां उन्होंने अपने पास मौजूद तेल और सामान देकर खाने का इंतजाम किया। उसी बंदरगाह पर उनकी मुलाकात एक स्थानीय जहाज के कप्तान से हुई। उस कप्तान ने उन्हें एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि यहाँ से करीब 1000 मील दूर समुद्र के एक इलाके में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों व्हेलें मौजूद हैं। उसने बताया कि एक समय वह भी वहां गया था और केवल एक दिन में 3000 बैरल तेल भर लिया था। लेकिन जब वे वहां से लौटने लगे, तभी अचानक समुद्र में एक भयानक दैत्याकार व्हेल दिखाई दी। उसका आकार इतना विशाल था कि वह लगभग 120 फुट लंबी लग रही थी। उस विशाल व्हेल ने अपनी पूंछ के सिर्फ एक वार से उसके 6 नाविकों को मार डाला। उसने कहा कि वह खौफनाक दृश्य आज भी उसके सपनों में उसे डराता है। यह कहानी सुनकर शेल्बी हंस पड़ा। उसे यह सब एक झूठी और बेवकूफी भरी कहानी लगी। लेकिन ओवेन और जॉर्ज के मन में कुछ और ही चल रहा था। उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई थी। इतनी सारी व्हेलों का मतलब था असीमित दौलत, और इसी लालच ने उन्हें तुरंत फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने उसी दिशा में जहाज मोड़ दिया। कई दिनों तक समुद्र में सफर करने के बाद वे भूमध्य रेखा के पास के समुद्री इलाके में पहुंचे। करीब 3 महीने बाद वे आखिर उस जगह तक पहुंच गए और वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। समुद्र के उस हिस्से में सच में हजारों व्हेलें तैर रही थीं। नाविक खुशी से पागल हो गए। वे तुरंत अपनी छोटी नावें लेकर शिकार के लिए निकल पड़े। उनके लिए हर व्हेल चलता फिरता खजाना थी। लेकिन जैसे ही ओवेन भाला फेंकने वाला था, अचानक समुद्र के नीचे से एक भयानक ताकत ने उनकी नाव को जोर से पलट दिया। अगले ही पल समुद्र की सतह पर एक विशाल पूंछ दिखाई दी जो आसमान को ढकने जितनी बड़ी लग रही थी। अब ओवेन को समझ आ गया था, वह दैत्याकार व्हेल सच में मौजूद थी। स्थिति की गंभीरता समझते ही ओवेन तुरंत अपने साथियों को लेकर बड़ी जहाज पर वापस लौट आया। सबसे पहले उन्होंने छोटी नावों की मरम्मत शुरू की। ओवेन ने मन ही मन फैसला कर लिया था, वह इस भयानक दैत्य व्हेल का खुद शिकार करेगा। लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, वह विशाल व्हेल ही पहले हमला कर बैठी। अचानक जोरदार टक्कर हुई और पूरा जहाज हिल गया। सब लोग अभी संभल भी नहीं पाए थे कि दूसरी टक्कर और भी जोर से लगी। अब ओवेन का गुस्सा भड़क उठा। आज तक किसी भी व्हेल ने उसे इस तरह चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। उसने जहाज का सबसे बड़ा भाला उठाया, फिर उसकी रस्सी जहाज के आगे वाले
मजबूत हिस्से से बांध दी और खुद जहाज के अगले सिरे पर खड़ा होकर उस दैत्याकार व्हेल की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। विशाल व्हेल की ताकत इतनी भयानक थी कि उसने जहाज के आगे वाले मजबूत हिस्से को ही तोड़ डाला। एक ही पल में पूरा जहाज बुरी तरह टूटकर बिखर गया। इस हादसे में 2 नाविकों की मौत भी हो गई। उसी समय समुद्र में मछली पकड़ रहे जॉर्ज को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह तुरंत अपने साथियों के साथ जहाज की तरफ वापस लौट आया, लेकिन जब उन्होंने सामने का नजारा देखा तो सब लोग स्तब्ध रह गए। चारों तरफ टूटा हुआ जहाज, बिखरा सामान और घायल नाविक। कुछ देर तक कोई समझ ही नहीं पाया कि अब क्या करना चाहिए। तभी ओवेन ने सबको आवाज लगाई और कहा कि जो भी सामान बचा है उसे जल्दी से छोटी नावों में रखो, क्योंकि अब बड़ा जहाज इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा था। उन्हें मजबूर होकर सारा खाना और जरूरी सामान छोटी नावों में रखना पड़ा ताकि वे किसी तरह समुद्र में जिंदा रह सकें। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। जहाज में रखा तेल बाहर बहने लगा था। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरी नाव आग की चपेट में आ सकती थी, और हुआ भी यही। कुछ ही देर बाद जहाज के अंदर आग की छोटी छोटी लपटें उठने लगीं। धीरे धीरे आग फैलती गई और देखते ही देखते पूरे जहाज को अपनी लपटों में निगल गई। जिस जहाज ने इतने साल तक उन्हें तूफानों से बचाया था, वही जहाज अब धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूब रहा था। यह दृश्य देखकर सभी नाविकों का दिल टूट गया। हालांकि वे मौत से बच गए थे, लेकिन सबको यह अच्छी तरह पता था कि असली मुसीबत अब भी शुरू हुई है। समुद्र में भटकते हुए 12 दिन गुजर चुके थे। अब सभी इतने कमजोर हो चुके थे कि किसी में बात करने की ताकत भी नहीं बची थी। जॉर्ज ने अपने कंपास और नक्शे की मदद से अंदाजा लगाया कि सबसे नजदीकी जमीन अभी भी उनसे हजारों किलोमीटर दूर है। अब उनका जिंदा बचना सिर्फ इस बात पर निर्भर था कि समुद्र की हवा उनका साथ देती है या नहीं। जॉर्ज ने अपने बैग से एक पुराना सूखा बिस्कुट निकाला, फिर उसे 6 छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और पीछे बैठे नाविकों में बांट दिया। नाविक जब वह बिस्कुट लेते तो अपने हाथों की उंगलियां भी चाटते, क्योंकि उन पर लगे छोटे छोटे टुकड़े भी उनके लिए बहुत कीमती थे। वे सब इतने भूखे थे कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। फिर भी उन्होंने सबसे बड़ा टुकड़ा बचाकर रखा और उसे वापस ओवेन की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ओवेन उसे खाने वाला था, तभी एक नाविक जोर से चिल्लाया। सब लोग तुरंत उसकी उंगली की दिशा में देखने लगे। दूर समुद्र में उन्हें जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया। यह देखकर सभी नाविकों में जैसे अचानक नई जान आ गई। वे पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगे और तेजी से उस द्वीप की ओर बढ़ने लगे। कई दिनों बाद ओवेन के चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया, क्योंकि दूर समुद्र में उसे फिर से वही विशाल व्हेल दिखाई दे गई। वह दैत्याकार व्हेल मानो उनसे बदला लेने के लिए वापस आ गई थी। उसके हमले ने एक बार फिर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। इस बार न सिर्फ उनका बचा हुआ सारा खाना समुद्र में खो गया, बल्कि उनके कई और साथी भी मारे गए। किस्मत से कुछ लोग समुद्र की लहरों के सहारे उस द्वीप तक पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली। वे तुरंत हर दिशा में खाने की तलाश करने लगे। किसी नाविक को कुछ पक्षियों के अंडे मिले। उन्होंने बिना सोचे समझे ऊपर लगी गंदगी की परवाह किए बिना उन्हें सीधे मुंह में डाल लिया। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिला। वे चट्टानों से टपकते पानी की एक एक बूंद लालच से पीने लगे। यहाँ तक कि ओवेन को भी एक छोटा सा पानी का गड्ढा मिला। उसने उसमें से एक मछली पकड़ी और बिना पकाए ही उसे खाना शुरू कर दिया। पेट भरने के बाद सब लोग एक चट्टान के नीचे बैठकर सोचने लगे कि अब आगे क्या किया जाए। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि यह द्वीप रहने लायक नहीं है। पूरे द्वीप पर बस रेत और पत्थर ही पत्थर थे। यहाँ लंबे समय तक जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। फिर एक दिन खाना खोजते हुए टॉम को एक गुफा मिली। उस गुफा के अंदर उसे कई इंसानों की हड्डियां दिखाई दी। यह देखकर सबको समझ आ गया कि कभी पहले भी कुछ लोग इस द्वीप पर फंसे होंगे, लेकिन कोई जहाज यहाँ से नहीं गुजरा और वे सब यहीं भूख और प्यास से मर गए। ओवेन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत छोटी नावों की मरम्मत शुरू कर दी ताकि वे फिर से समुद्र में निकल सकें। लेकिन सभी लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ लोग इतने निराश हो चुके थे कि वे द्वीप पर ही रुकना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर वे यहीं मरेंगे तो कम से कम उनका शरीर पूरा तो मिलेगा। शेल्बी भी उन्हीं लोगों में से एक था। ओवेन ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि अपने दोस्त के फैसले का सम्मान करना ही सही है। इसके बाद ओवेन और उसके बाकी साथी छोटी नावों में बैठकर एक बार फिर समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र में भटकते हुए 48 दिन बीत गए। तभी वे एक ऐसे समुद्री इलाके में पहुंच गए जहां साल भर हवा लगभग नहीं चलती। यह जगह समुद्र का शांत क्षेत्र कहलाती थी। यहाँ नावें सिर्फ लहरों के सहारे धीरे धीरे बहती रहती थीं। इसी वजह से उनकी तीनों छोटी नावें अलग अलग दिशाओं में बिखर गईं। कुछ समय बाद नाव में एक साथी की मौत हो गई। एक नाविक ने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसका समुद्री अंतिम संस्कार करने की तैयारी की, लेकिन तभी
ओवेन ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें बहुत कठिन फैसला लेना होगा। यह सुनकर सभी लोग सन्न रह गए, लेकिन थोड़ी देर बाद सबको समझ आ गया कि वह सच कह रहा है। अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने ही किसी साथी को भोजन बनाना पड़ेगा। उन्होंने तय किया कि वे चिट्ठी निकालेंगे, जिसके हिस्से सबसे छोटा बांस का टुकड़ा आएगा वही बाकी लोगों के लिए भोजन बनेगा। जब कप्तान के हाथ सबसे छोटा टुकड़ा आया तो उसने बिना किसी डर के अपनी किस्मत स्वीकार कर ली। उसने बंदूक अपने चचेरे भाई को दे दी और खुद बंदूक का मुंह अपने सिर की ओर कर लिया। यह दृश्य देखकर बाकी नाविकों की आंखों में आंसू आ गए। वे सब सिर झुकाकर खड़े हो गए, लेकिन तभी उसका चचेरा भाई अचानक खड़ा हुआ। उसने बंदूक का मुंह कप्तान की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर कर लिया और अगले ही पल गोली चल गई। कप्तान अभी भी दुख में डूबा हुआ था, लेकिन बाकी नाविकों ने छोटे चाकू निकाल लिए और उसके शरीर को काटने लगे ताकि वे जिंदा रह सकें। कुछ दिनों बाद ओवेन और जॉर्ज की नावें अचानक फिर से एक दूसरे के पास आ गईं, लेकिन इस बार किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। तभी समुद्र के पानी में फिर से हलचल हुई। वही विशाल व्हेल फिर से उनके सामने आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह शुरू से ही उनका पीछा कर रही हो। ओवेन ने तुरंत अपना भाला उठा लिया। अगर इस बार नाव पर हमला हुआ तो किसी का बचना नामुमकिन था। जैसे जैसे वह व्हेल उनकी ओर तैरती हुई आई, ओवेन के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि व्हेल ने हमला नहीं किया। वह बस नाव के चारों तरफ गोल गोल घूमती रही। अगर ओवेन भाला फेंकता तो लगभग पक्का था कि वह उसे मार देता, लेकिन भाला फेंकने से ठीक पहले ओवेन की नजर उस व्हेल के शरीर पर पड़ी। उसके शरीर में कई टूटे हुए भाले फंसे हुए थे। चारों तरफ गहरे घावों के निशान थे। यह देखकर ओवेन समझ गया कि यह व्हेल कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करना चाहती थी। वह सिर्फ अपने परिवार और अपने झुंड की रक्षा कर रही थी। असल में असली शिकारी तो इंसान ही थे, जो उसके शरीर से तेल निकालने के लिए उन्हें बेरहमी से मारते थे। यह सोचकर ओवेन ने अपना भाला नीचे कर लिया। जब व्हेल ने देखा कि ओवेन हमला नहीं करेगा तो वह धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में उतर गई और फिर उसने उनका पीछा करना भी बंद कर दिया। व्हेल की उठी हुई लहरों ने ओवेन और जॉर्ज की नावों को फिर से अलग कर दिया। आखिरकार 87वें दिन जॉर्ज और उसके साथी एक जहाज को दिखाई दे गए, लेकिन उस नाव में अब सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बचे थे। 3 दिन बाद यानी 90वें दिन ओवेन की नाव भी आखिरकार दक्षिणी तट तक पहुंच गई। घर लौटने के बाद ओवेन और जॉर्ज को तुरंत कंपनी के मालिक के दफ्तर बुलाया गया, क्योंकि इस यात्रा में कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। 2 दिन बाद एक बड़ी सुनवाई होने वाली थी। कप्तान और अधिकारी होने के नाते उन्हें पूरी घटना बतानी थी, लेकिन अगर उन्होंने सच्चाई बता दी तो पूरे उद्योग पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता था, क्योंकि अगर यह खबर फैल गई कि एक व्हेल ने जहाज को डुबो दिया तो निवेशक और बीमा कंपनियां डरकर पैसा लगाना बंद कर सकती थीं। इसलिए मालिक चाहता था कि ओवेन झूठ बोले। वह कहे कि जहाज तूफान में डूबा था और बाकी लोग पानी में डूबकर मरे थे। इसके बदले में उसे इतनी दौलत दी जाती कि वह पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। 2 दिन बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो जॉर्ज के मन में छिपी आखिरी ईमानदारी जाग उठी। उसने सबके सामने पूरी सच्चाई बता दी। हालांकि इससे पूरे उद्योग को बड़ा झटका लगा, लेकिन ओवेन के लिए अब यह सब मायने नहीं रखता था, क्योंकि उस दिन के बाद उसने फिर कभी व्हेल का शिकार नहीं किया। वह अपने परिवार के साथ न्यू बेडफोर्ड शहर चला गया और वहीं से एक नई जिंदगी शुरू की।